नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारा संडे स्पेशल कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस इससे रिलेटेड है, जो आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के, गाउटी अर्थराइटिस के आते हैं, सोरेटिक अर्थराइटिस, सोरियासिस से रिलेटेड, सोरियाटिक अर्थराइटिस से ऐसे आते हैं। कभी कभी हम लोग आयुर्वेद में उरुस्तंभ व्याधि, क्रोष्ठ शीर्षक, संधिवात, बात रक्त, आम बात ऐसे जब करते हैं तो हमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि किताब से पढ़ के तो फिर नहीं होता है, डिस्कस करना पड़ता है। बहुत सारे पेशेंट जो हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ में, उसके हिसाब से डिस्कशन करना पड़ता है। तो अभी मैं कुछ कुछ व्याधियां बताऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या मतलब अनुभव जन्य, मतलब मेरे सर के आदरणीय वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट्स में, और क्या नोट्स में क्या लिखा है और क्या अनुभव से सर ने हमें सिखाया है, वह मैं आपको बताऊंगा। तो अभी ना हम लोग 6 व्याधियां देखेंगे और फिर बाद में चर्चा भी करेंगे उसके बारे में। तो जैसे कि संधिगत वात, ये हम व्याधि देखेंगे। आम वात, वात रक्त, क्रोष्टु शीर्षक और वात कंटक और अभ्यंतक फिरंग, इसमें क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, जो रहते हैं और जो नहीं रहते हैं। तो पहला है संधि शूल, ज्वाइंट पेन। तो ये संधिगत वात में भी रहता है, आम वात में भी रहता है, वात रक्त में भी रहता है, क्रोष्ठ शीर्षक में भी संधि शूल रहता है, अभ्यंतर फिरंग में भी रहता है। फिरंग मतलब सिफिलिस जो रहता है इंटरनली, और वात कंटक नाम की व्याधि में भी रहता है। फिर दूसरा आता है संधिमय शोथ। तो शोथ है कि ऑलमोस्ट सभी में रहता है। संधिगत वात में भी स्वेलिंग रहता है, आम वात में भी रहता है, वात रक्त में भी रहता है, क्रोष्ठ शीर्षक में भी रहता है। कृपया म्यूट करिए सब लोग। मैं जब बोलूंगा अनम्यूट करने को तभी अनम्यूट करेगा, पहले मेरा बात सुनिए। उसके बाद में अभ्यंतर फिरंग में भी रहता है, वात कंटक में भी रहता है। फिर आता है क्रिया अल्पता, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट होना, क्रिया अल्पता। और सशूल क्रिया मतलब पेनफुल, कोई भी मूवमेंट है तो पेनफुल मूवमेंट, या फिर क्रिया हानि। तो ये सभी में रहता है। संधिगत वात में भी क्रिया अल्पता रहती है। संधियों में जो वात ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं उसमें भी संधिगत बहुत ज्यादा पेन रहता है। तो सशूल क्रिया, पेनफुल कोई भी काम होता है, मतलब बैठना उठना चलना फिरना, आम वात में भी रहता है, वात रक्त में भी रहता है, क्रोष्ठ शीर्षक में भी रहता है, अभ्यंतर फिरंग में भी रहता है, और वात कंटक में भी रहता है। इसके बाद में अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब हम लोग करते हैं तो संधिगत वात में क्या रहता है कि शुरुआत किससे होता है, तो यह बड़े संधियों में शुरुआत होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। जैसे घुटनों का दर्द होने लगेगा,
कमर का दर्द होने लगेगा, पीठ का दर्द होने लगेगा। तो बड़े बड़े संधियों से संधिगत वात होता है। आम वात व्याधि देखेंगे तो वो भी बड़े बड़े संधियों में ही शुरू होता है। वातरक्त देखेंगे तो पर्व संधि, मतलब उंगलियों के, हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां, वहां से वो शुरुआत होता है वातरक्त। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस से हम लोग कर सकते हैं कि पैर की उंगलियों का ज्वाइंट, जो फेलेंजेस के अंदर जो इंटरफेलेंजेस ज्वाइंट्स हैं वहां पे, या इंटरटार्सल ज्वाइंट्स है, उनके बीच से ये शुरुआत होता है। और क्रोस्टू शीर्षक देखेंगे तो केवल जानु प्रदेश, मतलब नी ज्वाइंट से ही शुरू होता है। अभ्यंतर फिरंग देखेंगे तो बड़े ज्वाइंट में होता है। और वात कंटक देखेंगे जिसको कैल्केनियन स्पर बोलते हैं, कैल्केनियन स्पर, तो एड़ी का दर्द जो बोलते हैं ना वो, तो वह गुल्फ संधि में ही शुरू होता है। फिर संधिगत वात में ज्वर होता है क्या, तो कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। लेकिन आम वात में जरूर ही 100% ज्वर से संप्राप्ति शुरू होती है। वह आम वात, वहां पे आम संचिति है और रसवस स्रोतस की दृष्टि से होता है आम वात। तो जरूर 100% आम वात के पेशेंट में आपको हिस्ट्री निकालना है तो ज्वर से ही शुरू होती है। उसमें उन्होंने पैरासिटामोल, क्रोसिन, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, वो सब खाया हुआ रहता है और आम संचित होके और फिर आम वात में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि कोई भी एलोपैथी का दवाई है वो आम का विचार नहीं करते हैं, वो पेन किलर देते हैं। पेन किलर, जो सारे पेन किलर होते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होते हैं, तो वह मतलब सप्रेस कर दिया जाता है, फीवर को निकाल दिया जाता है, लेकिन आम संचित होता है और वह जाके आम वात में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से हम लोग वातरक देखेंगे तो उसमें ज्वर से शुरुआत हो सकती है, होती है। क्रोस्टू शीर्षक में भी होती है, अभ्यंतर फिरंग में होती है या नहीं होती है। और जो कैल्केनियन पर है वात कंटक, उसमें ज्वर नहीं होता है, वो पेन होता ही है, मतलब एड़ी में दर्द होने शुरू होता है, हील्स में शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद में स्पर्शासहत्व, ये देखेंगे सिम्टम्स। तो स्पर्शासहत्व खुद का भी और डॉक्टर भी करे, साइंस एंड सिम्टम्स दोनों। जो डॉक्टर देखते हैं वो उसको साइंस बोलते हैं, और जो पेशेंट बताते हैं, पेशेंट को अनुभव होता है, उसको सिम्टम्स बोलते हैं। दोनों अगर देखें तो स्पर्शासहत्व कभी होता है, कभी नहीं होता है। मतलब अगर दबा के देखेंगे तो कभी कभी सहन होगा, कभी कभी नहीं होगा। उसके बाद में आमवत में देखेंगे तो स्पर्शासहत्व तीव्र होता है, थोड़ा भी हाथ लगाने नहीं देते हैं, इतना ज्यादा सीवियर पेन होता है, हाथ नहीं लगाने देते हैं। और वातरक में भी हाथ नहीं लगाने देते, इतना स्पर्शा असहत्व रहता है। क्रोस्टू शीर्षक में भी ऐसे ही है कि स्पर्शा असहत्व रहता है। अभ्यंतर फिरंग में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और वात कंटक में होता है, वहां पर भी आप दबा के देखना चाहेंगे तो वो टच नहीं करने देंगे, इतना ज्यादा पेन होता है। फिर उसके बाद में उष्ण स्पर्श, मतलब अगर आपने हाथ को पीछे करके और ज्वाइंट्स को ऐसे टच करके देखा तो संधिगत वात, ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये प्रॉब्लम, मतलब उष्ण स्पर्श हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आम वात में होता है कि हमेशा गर्म लगता है। आप लोग कभी भी ज्वाइंट को ऐसे टच करके देखिए तो हमेशा 100% आम वात में गर्म ऐसे फील होता है, उष्ण स्पर्श। वातरक में भी उष्ण स्पर्श रहता है और पेशेंट तो खुद ही बोलता है कि इतना बर्निंग हो रहा है और रेडनेस है हमारी उंगलियों में, इतना जलन हो रहा है, इतना जलन हो रहा है। तो आमवत से वातरक में ज्यादा जलन होता है। छोटे छोटे ज्वाइंट्स, पैर के, हाथ के, कमर के, जो छोटे छोटे ज्वाइंट्स होते हैं वहां पे ज्यादा होता है। उसी तरह से क्रोस्टू शीर्षक में भी रहता है उष्ण स्पर्श। अभ्यंतर फिरंग में रहता है, नहीं रहता है। और वात कंटक में नहीं रहता है उष्ण स्पर्श। जो कैल्केनियस पर है उसको आप स्पर्श करिए ना करिए, मतलब वहां पे गर्मी नहीं रहता। फिर उसके बाद में होता है संचारी वेदना। संचारी वेदना मतलब एक ज्वाइंट में एक दिन है, फिर नेक्स्ट ज्वाइंट में वो वेदना बढ़ ट्रांसफर हो रही है कि नहीं। तो संधिगत वात में नहीं होता है। एक ज्वाइंट में अगर ज्वाइंट पेन शुरू हो गया, नी ज्वाइंट पेन हो गया या फिर कोई भी कमर का दर्द हो गया तो एक ही जगह रहेगा। लेकिन आम वात में ऐसा नहीं होता है। आम वात में क्या होता है कि एक दिन नी ज्वाइंट में होगा, एक दिन ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में होगा कमर में, कभी पीठ में होगा, कभी कंधों में होगा, मतलब वो घूमता रहता है, संचारी वेदना होता है। उसी तरह से वातरक्त में ऐसा नहीं होता है। वातरक्त में गाउटी आर्थराइटिस आप देखेंगे तो वो पर्व संधियों में रहेगा, संचारी वेदना नहीं होगा, वो मतलब शिफ्ट नहीं होगा, पेन एक जगह है तो है, स्टेबल है। उसी तरह से अभ्यंतर फिरंग में, वात कंटक में ऐसा संचारी वेदना नहीं होता। संचारी वेदना मतलब सर्कुलेट, मतलब इधर से उधर शिफ्ट होने वाला स्वेलिंग और पेन, ये केवल आम वात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ही होता है। इसमें फिर दोष और दुष्य देखेंगे तो संधिगत वात में केवल और केवल शुद्ध वात का प्रकोप रहता है, रुक्ष गुण, खर गुण और परश गुण की दृष्टि होती है संधिगत वात में।
आम वात में देखेंगे तो आम और वात दोनों रहता है। वात रक्त में वायु और रक्त ये परस्पर आवरण करते हैं। वायु रक्त को जैसे प्याज होता है, आप लोग अनियन देखेंगे तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसी तरह से वात रक्त में भी ऐसी संप्राप्ति होती है। वायु को रक्त आवृत करता है, रक्त को वायु करता है, परस्पर आवरण रहता है। क्रोष्ठ शीर्षक में वात और रक्त रहता है, उसका आवरण रहता है, दोष दोष ये रहते हैं। अभ्यंतर फिरंग में वात और रक्त दोनों रहते हैं। और वात कंटक में केवल और केवल वात रहता है, जो कैल्किनियस पर है केवल वात रहता है। अन्य लक्षण देखेंगे तो संधियों में आटोप होता है, जिसको हम मॉडर्न भाषा में क्रिपिटेशन बोलते हैं, कट कट आवाज आता है, या हड्डियां घिसती हैं तो बहुत पेन होता है, कट कट आवाज आना है। आम बात में अगर देखेंगे तो कैसे सिम्टम रहेंगे तो वृश्चिक दंशवत, पहले के जमाने में बिच्छू बहुत ज्यादा होते थे, तो बिच्छू जिसने काटा हुआ अनुभव किया था वो लोग ऐसे बोलते हैं कि जिस तरह से बिच्छू ने डंक मार दिया, तो जो पेन होता है वो आम बात में पेन होता है। फिर उसके साथ में वेदना बहुत होती है। फिर आम की वजह से बहुत ज्यादा पेट में, आम मतलब एक तरह से कीचड़ कीचड़ जमा हो गया, तो प्यास बहुत लगती है, यूरिनेशन भी होता है, पेट पूरा पानी पानी भरा हुआ है, यहाँ पे कीचड़ में पानी भरा हुआ है, तो यूरिनेशन, बहुमूत्रता भी होगी और तृष्णा भी लगेगा, और आम भी बहुत ज्यादा रहेगा। और आम जनित सारे लक्षण होंगे कि भूख नहीं लग रही है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, लेडीज पेशेंट है तो वो अपने बाल नहीं बांध पा रही है, ब्रश नहीं कर पा रही है, इतना ज्यादा। और सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता है, बारिश में और ठंडियों में, और पूर्व दिशा की हवा, इसकी वजह से आमवत में पेन बहुत ज्यादा होता है। और हुरलास होता है, नौशिया फीलिंग होता है, वॉमिटिंग फीलिंग, और भूख नहीं लगती है, पेट भी साफ नहीं होता है, साममल प्रवृत्ति होता है। सारे आम के सारे लक्षण मिलते हैं। अगर वातरक देखेंगे तो पर्व प्रदेश में पीड़िकाओं की उत्पत्ति, छोटे छोटे दाने दाने उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोष्ठ शीर्षक में जानु प्रदेश, नी जॉइंट में जल प्रचिति, मतलब कुछ तो पानी जम गया है ऐसा फील होता है। अभ्यंतर फिरंग में देखेंगे जो सिफिलिस है, इंटरनल सिफिलिस, उसमें देखेंगे तो सिफिलिस का हिस्ट्री मिलेगा। रात में वेदना ज्यादा रहेगा और निद्रा विपर्य, मतलब नींद नहीं आएगी, उल्टा पुल्टा टाइम पे नींद आएगी। फिर उसके बाद में ये वात कंटक जो रहता है उसमें ये हिस्ट्री जरूर मिलती है, लक्षण ऐसे मिलते हैं कि पैर में मोच आ गई, विषम पद न्यास का इतिहास, मतलब पैर में मोच आ गई, इधर उधर ट्विस्ट हो गया, और उसके वजह से कैल्किनियस पर हुआ, ये ज्यादातर मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशन देखेंगे सारे व्याधियों में तो केवल और केवल आम वात में हार्ट में पाल्पिटेशन मिलेगा, और हार्ट में ऐसे जकड़न टाइप, हृदय ग्रह जो बोलते हैं, हृदय जकड़ गया है, क्योंकि रसव स्त्रोतस का मूल स्थान हृदय है, और आमवत व्याधि है वो रसव स्त्रोतस की व्याधि, वहां पे आम संचित हो जाता है, और उसके वजह से हृदय में जाके हृदय ग्रह ऐसे जकड़ गया है ऐसा फील होता है। हृदय ध्वनि विकृति, मतलब जो मरमर, अरिथमिया, ये सब आमवात के वजह से, फिब्रिलेशन, ये सब आयुर्वेद ऐसा मानता है कि आमवात की वजह से, आम की वजह से और वायु के प्रकोप की वजह से ही हृदय में अरिथमिया होता है, फिब्रिलेशन होता है, मरमर होता है, जो भी हृदय ध्वनि विकृति होती है सब आमवात, उसमें आमवात जरूर रहेगा, भले वो जॉइंट्स में मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट आम और वायु उनसे ही रहता है। आमवात में तो होता ही है। उसी तरह से अभ्यंतर फिरंग जो है, इंटरनल जो सिफिलिस है, उसमें गर्भपात और गर्भस्राव, मतलब मिस कैरेज और एबॉर्शन, ये जरूर 100% कॉम्प्लिकेशन मिलेगा। इसके बाद में साध्य साध्यत्व देखेंगे तो संदिग्ध बात है वो कष्ट साध्य है, जब तक हम पंचकर्म और जानुभस्ती नहीं करेंगे वह कठिनाई से ठीक होने वाला है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आम बात देखेंगे तो वो भी कष्ट साध्य होता है। वात रक्त भी कष्ट साध्य होता है, गाउटी आर्थराइटिस। क्रोष्ठ शीर्षक भी कष्ट साध्य होता है, अभ्यंतर फिरंग भी कष्ट साध्य होता है, और वात कंटक सुख साध्य होता है, उसमें आप जलोकावचारण करिए, उसमें आप लाक्षादि गुगुल दीजिए, या जो भी करें, अभ्यंतर गुगुल कल्प दे दीजिए, या तेल में डुबा के रखिए, या फिर आप नमक के पानी में डालिए, वो सुख साध्य होता है। वात कंटक जल्दी ठीक हो जाता है ज्यादातर। प्रच्छान कर्म करें, सिरा वेद, जलोकावचारण, उन सबसे ठीक हो, और नहीं हो रहा है तब तो सर्जरी करना पड़ता है। उसके बाद में स्नेहन से उपशम मिलना या ना मिलना, अगर आपके पास पेशेंट आए हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि ये वातरक्त है कि आमवात है कि संदिग्ध वात है, कोई बात नहीं, आप जब एक बस्ती देंगे उनको या आप स्नेहन करेंगे तो संदिग्ध वात में उपशय मिलता है, मतलब पेशेंट को रिलीफ मिलता है। आमवात में अनुपशय मिलता है, वो और स्वेलिंग बढ़ जाता है, पेन भी बढ़ जाता है, फीवर भी बढ़ जाता है, सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अगर तेल का आपने बस्ती दिया तो तेल का बस्ती दिया या तेल से मसाज किया,
स्नेह से अनुपशय मिलता है, क्रोष्ठ शीर्षक में भी अनुपशय मिलता है, बढ़ जाता है, और अभ्यंतर सुरंग में उपशय कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। वात कंटक जो है कैल्केनियस पर, इसमें 100% स्नेहन से फायदा होता है। आप तेल में तेल का ऐसे कुछ भगोना वगैरह में, बड़ा भगोना लेके या प्लेट में, वात कंटक के पेशेंट जब आते हैं कैल्केनियस पर, तो तेल में डुबो के रखिए, अभ्यंतर कुछ मतलब घी वगैरह खाने को दीजिए, या मसाज कराइए महाविषगर्भ तेल वगैरह का, कुट्टम चुक्यादी तेल, मुरीवेणा तेल का, तो उसमें उपशम मिलता है। लेकिन आम वात में एक दो तेल छोड़ के बाकी कोई भी तेल का स्नेहन किया तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो जाता है। स्वेदन में देखेंगे तो संधिगत वात में स्नेह स्वेद भी देते हैं या रुक्ष स्वेद भी देते हैं। उसके बाद में आम वात में देखेंगे तो 100% रुक्ष स्वेद देना है, उसमें स्निग्ध स्वेद बिल्कुल नहीं देना है। मतलब जो हमारा कुकर में हम पानी डाल के और फिर वो स्टीम बात देते हैं अपना स्टीम बॉक्स में, या नाड़ी स्वेद देते हैं, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, उसको स्निग्ध स्वेद बोलते हैं। जो पानी से रहित, जैसे कि बालू का स्वेद, जो सैंड होता है बालू, उसको लेके आइए कढ़ाई में भून दीजिए, और वो एक कलछुल दो कलछुल ऐसे डाल के पोटली बना दीजिए कपड़े में डाल के रुमाल की तरह, और उसे सेक लेना है, तो रुक्ष स्वेद बोलते हैं, बिना पानी वाला। या सालवण स्वेद बोलते हैं, जिसमें नमक का प्रयोग किया जाता है, जो नमक का खड़ा होता है उसको गर्म करके भून देते हैं। या फिर ईंट का जो टुकड़ा होता है, छोटे छोटे टुकड़े लाइए, उसको भून दीजिए कढ़ाई में, और वह टुकड़ों को डाल के पोटली में डाल के और उसका सेक लेना है। वह रुक्ष स्वेद करने से आम वात के पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है। फिर वातरक्त के पेशेंट में स्वेदन से अनुपशय मिलता है, कभी भी वहां पे स्वेदन नहीं करना है। वातरक्त उसमें आप वातरक्त का पेशेंट है तो उसमें निमित्त कारण क्या, वात रक्त की दृष्टि का कारण होगा, लेकिन निमित्त कारण थोड़ा चोट लगना। पहले ही आघात बोला है अपने चरक संहिता में, मैं आपको रेफरेंस दिखाऊंगा, आघात कहीं चोट लगना, तो उसमें अगर स्वेदन दे दिया आपने, नाड़ी स्वेद दिया, रुक्ष स्वेद दिया, सालवर्ण स्वेद दिया, कैसा भी स्वेदन दिया, तो वो एग्रेवेट हो जाता है, क्योंकि रक्त और पित्त का ये आश्चर्य संबंध होता है। और बात और रक्त इनकी दृष्टि दोनों हुई है, तो हमें पित्त को एग्रेवेट नहीं करना है, नहीं तो स्वेदन से अनुपशय मिलता है। कोष्ठ शीर्षक में देखेंगे तो स्वेदन से अनुपशय मिलता है। अभ्यंतर रंग देखेंगे तो इसमें दोनों अलाउड है, स्नेहन वाला पानी वाला भी स्वेद अलाउड है, रुक्ष स्वेद भी अलाउड है। और वात कंटक जो होता है, वात कैल्केनियस पर, इसमें स्नेह स्वेद मतलब नाड़ी स्वेद दे सकते हैं, जो अपना स्टीम बॉक्स का स्वेदन है वो भी दे सकते हैं, उसमें रुक्ष स्वेद करें ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन आम वात में रुक्ष स्वेद करना कंपलसरी होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और आप लोग कुछ बताइए आप लोग का अनुभव। कुछ शशि मैम ने या किसी ने तो अभी दे दिया था, तेल का बस्ती दे दिया था, तो वो प्रॉब्लम बढ़ गया था। वो सर दीपा मैम का केस था, गुड इवनिंग सर। हाँ वो बताइए। हाँ, वो आमोद का केस था, तो बैतरण बस्ती दी जा रही थी, तो फिर एक दिन हो रहा था ना कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो फिर आपने बोला कैस्टर ऑयल की बस्ती दे दो, तो फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। हाँ। मतलब उनको, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा आम था, तो उस वक्त उनको, जबकि कैस्टर ऑयल क्या है कि एरंड खुद ही दीपन पाचन है, पर उसके बावजूद भी अगर पेशेंट हीन आत्मबल वगैरह का है तो उसके इसमें नहीं दे पाते हैं। नहीं, दीपन पाचन है, लेकिन ऊपर से लेने से वो पेट साफ करता है, आम बात में इंडिकेटेड, लेकिन बस्ती अलाउड नहीं है उसका। जी सर, कोई बात नहीं। और भी एक गुप्ता मैम जो थी ना, उनका नाम क्या है, जो जौनपुर में करती है प्रैक्टिस, उन्होंने भी अपनी मदर को दे दिया था, तो उनका भी बढ़ गया था। वो मैम का नाम क्या है, पहला नाम, जो गुप्ता मैम है, जो गायनेक प्रैक्टिस करती है, बहुत अच्छा। गरिमा गुप्ता सर, गरिमा गुप्ता मैम, हाँ, उन्होंने अपनी मदर को दे दिया था, आमवत क्या था लेकिन डायग्नोस नहीं हुआ था, जब उन्होंने दिया तो वो आमवत और बढ़ गया था। डॉक्टर गरिमा गुप्ता मैम वो बताई थी। तो इसीलिए गुड़ लिंगम परीक्षित उपशम अनुशयाभ्याम, गुड़ लिंग को परीक्षा कैसे करना है, तो उपशय अनुपशय से ही हमें पता चलना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर कंचन मैम, आशा मैम, जो लोग पंचकर्म करते हैं, उन लोगों का कोई अनुभव है क्या ऐसा कि हमने दवाई दिया और बढ़ गया, वातरक्त के पेशेंट में या आमवत के पेशेंट में? कुछ अनुभव है तो बताइए। अर्शिया मैम कुछ बोलना चाहती हैं? सर वो आपने वातरक्त में स्नेहन से उपशय मिलता है या नहीं, वो मैं सुन नहीं पाई थी, उसमें क्या है? वातरक्त में स्वेदन से अनुपशय मिलता है, स्वेदन नहीं देना है, स्नेहन तो करना है ना, उसमें प्रसारिणी तेल का हम लोग स्नेहन करते हैं। ओके।
ठीक है। और डॉक्टर मनोज वर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, बताइए। सर मेरे मदर को था जैसे ना 10-15 साल पहले उनका जैसे 2 बार पंचकर्मा करवाया था, तो उन्होंने बृहत सिंधवादी तेल की उसमें सर बस्ती दी थी लगातार, तो उससे तो सर रिलीफ हुआ था जैसे ना, स्वेदन भी करते थे वहाँ, जी, तो सिंगनाल गूगल वगैरह वो साथ में देखिए, शमन चिकित्सा भी थी। ये कुछ एक्सेप्शंस है। बृहत जी संधवादी सर। तेल का अलाउड है, महाविषगर्भ तेल अलाउड है, एक दो तेल है वो जो अलाउड है, लेकिन सर्वसाधारण भाषा में नहीं अलाउड, दूसरे तेल नहीं अलाउड। जी सर, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? अगर बोलना है तो बोलिए, जो लोग पंचकर्म करते हैं। नहीं तो आप सुनिए मेरा, अब मैं सुनाऊंगा। आप लोग नहीं सुना रहे तो मैं सुनाऊंगा। अभी हम अगर आम बात का देखेंगे तो आम बात के केवल लक्षण देखिए। आम बात के लक्षण में अंग मर्द होना, ये टिपिकल सिम्टम होता है। पूरा अंग मर्दन की तरफ पेन होना, अरुचि होना, खाना खाने का टेस्ट नहीं आता है, तृष्णा होना, बहुत प्यास लगती है, आलस्य होना, शरीर में गुरुता, हैवीनेस बहुत होना, और फीवर आना, ये टिपिकल सिम्टम्स होते हैं। खाया हुआ अन्न नहीं पचना, आम बात के लक्षण होते हैं। और जब व्याधि बहुत ज्यादा व्यक्त होता है तो अधिक प्रवृत्त हो जाता है, तो सारे सिम्टम्स बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो जाते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। जैसे कि हाथ में, पैर में, सिर में, गुल्फ में, त्रिक में, जानू में, उरु में, इसमें स्वेलिंग और पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तीव्र स्पर्शासत्व रहेगा, वहां पे आप टच भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा रूमेटॉइड अर्थराइटिस में पेन होता है। उष्ण स्पर्श, जब भी आप टच करेंगे तो गर्म लगता है। आरक्त वर्णता भी मिलती है, लेकिन वातरक्त की आरक्त वर्णता, रेडनेस, वो ज्यादा रहती है। क्रिया अल्पता, अब क्या है ना, पेशेंट बोलते हैं, जो आम बात के पेशेंट होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमें तो उठने के बाद 1 घंटा लग जाता है अपने ज्वाइंट्स को खोलने में और उठने में, इतना कभी कभी सीवियर आते हैं। क्रिया हानि रहती है, सशूल क्रिया, क्रिया अल्पता, ये सब रहता है। और आम बात में संधिशूल और शोथ रहते हैं ना, संचारित्व रहता है, संचार करता है। एक ज्वाइंट में एक दिन है, फिर वो दूसरे ज्वाइंट में जाएगा, फिर तीसरे ज्वाइंट में शिफ्ट होते रहते हैं। और एक संधि से दूसरे संधि तक इस लक्षणों का आवर्तन होता रहता है। उसके बाद में आम शरीर में जहां जहां संचार करेगा, जिस जिस संधि प्रदेश में जाएगा, वहां वहां वो तीव्र शूल करेगा, शोथ करेगा, आरक्त वर्णता, थोड़ा सा रेडनेस ऐसे आएगा, उष्ण स्पर्श, स्पर्शास्वत करेगा। दूसरा क्या है कि पहले दिन हमने देखा आमद के पेशेंट का कि उसको नी जॉइंट में है, तो वो दूसरे दिन नॉर्मल दिखेगा और कहीं और पेन हुआ रहेगा, ऐसा रहता है। मतलब जिसमें पहले विकृति दिख रही थी, उसमें शोथ, शून्य और अन्य लक्षण जो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार का संचारित्व होना, ये आम बात का प्रधान लक्षण है। और इस लक्षण के हिसाब से हम लोग संधिशूल युक्त व्याधियां जो हैं और भी, तो उसमें हम लोग व्यवच्छेद कर सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। आम बात में सार्वदेहिक लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि ज्वर होता है, अग्निमंद्यता होती है, आलस्य होता है, लाला स्त्राव, मतलब मुंह से बहुत ज्यादा सलाइवेशन होना, अरुचि होना, गुरुता होना, उत्साह हानि होना, मुख वैरस्य, मुंह का स्वाद बिगड़ जाना, शरीर में दाह होना, बर्निंग होना, बहुमूत्रता होना। उसी तरह से कुक्षी प्रदेश में काठिन्यता, पेट में ऐसा लगता है कि बहुत हैवीनेस, ऐसे काठिन्यता हो गई है। फिर शूल होता है, हृदग्रह होता है, कॉन्स्टिपेशन, मलावष्टम या साममल प्रवृत्ति, या मल प्रवृत्ति असमाधान कारक, मतलब वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, या निद्राधिक्य, नींद बहुत ज्यादा आती है आम बात के पेशेंट में। आप कंचन मैम कुछ बोलना चाहेंगी? आम बात के पेशेंट का कुछ बताइए। प्रणाम सर। जी, सर बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है आज, क्योंकि ये बहुत मतलब ऐसे पेशेंट रोज के ही आते रहते हैं सर। और आम बात के पेशेंट में आप बोल रहे थे ना कि जैसे, तो ये पक्का है कि वहाँ पे ज्वर की हमें हिस्ट्री मिलती है सर। और मैंने देखा है कि बहुत बार ये एसएलई करके डायग्नोज करके आते हैं, और या फिर जैसे ऑटो इम्यून में जॉगरन सिंड्रोम करके लेके आते हैं। इनमें पूरा आम बात का ही लक्षण मिलते हैं सर, और इसे हम अगर आम बात की तरह ही ट्रीट करते हैं ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने काफी ऐसी केसेस काफी देखी है सर, जो एसएलई की है, जॉगरन सिंड्रोम की है। और अभी कल की केस है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा सोरियाटिक आर्थराइटिस, पढ़ा तो था
पर मैंने फर्स्ट टाइम देखा सर, उसमें पूरे गंभीर वात रक्त के ही सिम्टम्स लग रहे थे मुझे। मतलब ऐसे लग रहा था कि मुझे यहाँ पे मुझे वात रक्त करके ही इसको देखना है, क्योंकि उसका जो टेनिस एल्बो जॉइंट, मतलब वो जो एल्बो जॉइंट था, तो उनको टेनिस एल्बो करके उसको ऑपरेट कर दिया था, पूरा स्टीफ हो गया था 4-5 साल पहले, उसका सर्जरी हुआ। अभी जैसे स्काल्प में पूरे सोरियासिस के पैचेस बने हुए हैं, बॉडी एकदम नॉर्मल है, नोज पे दो थोड़े छोटे छोटे स्पॉट्स है, बाकी एकदम नॉर्मल है बॉडी। पर पूरे आर्थराइटिस के सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, जैसे पूरे हर एक जॉइंट उनका पेन करता है। मतलब जैसे उनको लग रहा है कि हर एक जॉइंट अभी स्टीफ होना स्टार्ट हो गया है। तो ये बहुत ही मतलब टिपिकल केस देखने को मिला सर्कल का। मैं जरूर शेयर करूंगी, इन्हें ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, इसका कैसा रिजल्ट आता है मुझे, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा था पेशेंट, मतलब पढ़ा तो था, सुना भी था सबसे, पर मैं खुद अभी फर्स्ट टाइम इसे ट्रीट कर रही हूँ सर। और ये जैसे कोष्ठक वाला भी देखा है, जैसे आपने संधिवात जैसे बताया है, ये भी बहुत देखे हैं, तो अभी आसान हो गया है सर। और आपने इतने अच्छे जो कंसेप्ट क्लियर किए हैं ना, तो इतना आसान हो जाता है कि एटलीस्ट मैं समझ सकती हूँ कि ये वात रक्त का है या फिर आमवात का है या संधिवात का है। इजी हो जाता है सर बहुत। और जैसे ये कैल्किनियल स्पर वाला भी बहुत बहुत केसेस आती है, और इसे हम बिल्कुल अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से हील हो जाता है सर। ये पेशेंट भी बहुत बार उनमें बहुत मोटापा होने की वजह से भी कैल्किनियल स्पर दिखता है, बहुत बार तो कम मतलब वेट होने के बाद भी बहुत सारी फीमेल्स में दिखता है, मेल्स में दिखता है। बहुत बार ऐसे दिखता है कि ज्यादा स्टैंडिंग की हिस्ट्री है तो भी ये होता है, या फिर बहुत बार जैसे सैंडल्स अलग अलग टाइप की पहनना या फिर ऊंचे हील की सैंडल्स पहनना, ये भी हेतु मिलते हैं सर। और ये संधिवात तो जैसे मैं अभी देख रही हूँ कि जैसे मैं हमेशा ऑस्टियोआर्थराइटिस जो संधिवात है वो डीजनरेटिव चेंजेस होने के बाद दिखता था पहले, जैसे 45 एज या फिर अप 50 एज अप ऐसे पेशेंट दिखते थे। पर आजकल जैसे 35 एज में भी दिख रहा है, बिल्कुल अर्ली एज में भी स्टार्ट हो गया सर। हो सकता है कि यहाँ पे हमारा अग्नि अच्छा नहीं है, हम जो खाना खा रहे हैं वो अच्छे से पाचन नहीं हो रहा है, जो न्यूट्रिशंस चाहिए बॉडी को वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, वायु का डोमिनेंसी ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस वजह से ना 35-30 एज में भी मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों में। जी सर। ठीक है, तो और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, आप लोग का अनुभव वात रक्त के पेशेंट, संधिवात के पेशेंट। सर ये सोरियाटिक आर्थराइटिस को किस वाले में कंसिडर करेंगे? क्या सोरियासिस है, वो जाके इन्फेक्शन जाके जॉइंट्स में चला गया सोरियाट, लेकिन वो मॉडर्न का डायग्नोसिस लेके आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको वही कंसिडर करेंगे। कंचन मैम ने यही बताया ना कि वो हमको अपने डायग्नोसिस पे जाना चाहिए। ओके, मतलब आमवात में भी हो सकता है, वात रक्त में भी हो हाँ सकता है, हाँ, संधिवात में भी हो सकता मॉडर्न के डायग्नोसिस से ही अपना डायग्नोसिस नहीं बनाना चाहिए। है। ओके हाँ सर एक छोटा सा डाउट है सर। हाँ, थोड़ा सा मेरे को आम बात और वात रक्त के बीच में डिफरेंस पता नहीं चला, थोड़ा सा जैसे लेमन लैंग्वेज में आप थोड़ा बताएंगे? गाउटी अर्थराइटिस को हम लोग वात रक्त बोलते हैं। गाउटी अच्छा। गाउट गाउट, इसमें जी जी जी। हाँ पायरुविक एसिड बढ़ जाता है और यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और मतलब यूरिक, रक्त में जिसमें फाइब्रोटिक जैसे क्रिस्टल जैसे मिलते हैं। हाँ हाँ, जी जी पैरों की उंगलियों में वो पूरा हो जाता है ना, पेन होता है, रेडनेस होता है गाउट जी में। जी और जी। जो आमत होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, तो अब मतलब आप जैसे अपना जो बताइए, अब आप अपना हिसाब से बताइए कि उसमें क्या पैथोलॉजी होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में शुरू में मतलब बेसिकली धीरे धीरे जॉइंट खराब होने लगते हैं, और वो मतलब स्टिफनेस जो नॉर्मल उसका जो मोशन होता है जॉइंट्स का, छोटे छोटे जॉइंट्स का, वो इन्फ्लेमेटरी फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है और स्टिफनेस हो जाती है। और जो गाउटी आर्थराइटिस है वो बीच बीच में एकदम से ट्रिगर होता है जैसे जब आपने जो खाने के ऊपर भी डिपेंड करता है कैसा डिकम्पोजिशन हो रहा है, और जैसे किसी ने अगर जैसे आलू पूड़ी अगर ज्यादा खा ली तो एकदम से अगर उसको यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो एकदम से ट्रिगर करता है वो बीच बीच में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो स्लो और कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, गाउटी आर्थराइटिस जो है थोड़ा सा बीच बीच में एक्सरसर्बेट करती है, एकदम से फिर आदमी नॉर्मल हो जाता है उसका अगर चला जाता है, अनटिल अनलेस लेट स्टेजेस हो, जब आखिरी स्टेज हो तो सब में वो डिजनरेटिव चेंजेस और फाइब्रोटिक चेंजेस मिलते हैं जॉइंट्स में।
ठीक है सर, थैंक यू, आपने अपना बता दिया। और किसी को बताना है? डॉक्टर कन्वल दौल मैम, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। आप तो इतने पेशेंट देखते हैं, इतने पेशेंट देखते हैं। कन्वल दौल मैम। प्रणाम सर जी। हाँ प्रणाम मैम, बताइए आपका एक्सपीरियंस बताइए। हाँ सर, ये पेशेंट तो अक्सर आते हैं सर, आम बात के पेशेंट आते रहते हैं, वात रक्त के पेशेंट आते हैं। तो सर अच्छे से, आप तो सर आपने इतना ट्रेन कर दिया तो अच्छे से ट्रीट कर लेते हैं। हाँ, कभी ऐसे पेशेंट है कि दोनों है, आमवत भी है और वातरक्त भी है, दोनों है? नहीं सर, मेरे पास जो एक क्लासिकल सा केस था वो ये था कि एक लेडी मेरे पास आ रही थी, अभी भी आ रही है, 74 ईयर की फीमेल थी वो। तो उनके क्या था कि उनको ना मतलब स्वेलिंग थी, फेस पे स्वेलिंग थी और छोटे जॉइंट्स पे स्वेलिंग थी उनको। और उनको जो ये अपना स्टर्नम होता है ना, इसमें भी स्वेलिंग थी उनको। उन्होंने काफी सारी मेडिसिन ले चुकी थी वो। बहुत लोगों ने उनको बोला कि वो उनको कार्डियक ट्रबल हो गया है, किसी ने ऐसे भी ट्रीट किया कि ये इनको हाइपरट्रॉफी हो गई है। तो मैंने जब उनकी सारा कुछ सर उनकी पता किया, सारी हिस्ट्री वगैरह ली, हेतु देखा उनका, तो वो लेडी दूध के साथ रोटी खाती थी, सालों साल हो गए थे उनको खाते। तो जब मैंने उनको क्लिनिकली इन्वेस्टिगेट किया तो यूरिक एसिड उनका रेज्ड आया। तो मैंने सर यूरिक एसिड उसी को लेके, वातरक्त को लेके ही मैंने उनको ट्रीट किया। मैंने शमन चिकित्सा ही दी सर उनको। तो पंचतीर्थकृत गुग्गल सर मैंने उनको दिया, और मैंने लाक्षादी गुग्गल भी सर ऐड किया उसमें। और इस तरह से सर वो काफी अच्छा, उनको मैंने पंचतीर्थकृत उनको घी भी दिया था सर उसमें ना, दीपन पाचन करने के बाद। उसमें सर काफी अच्छा रिजल्ट मेरे को आया। वो पेशेंट आप बिल्कुल मेरी। जी मैम, आपका आवाज कट गया। हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है सर। हाँ तो सर अभी पेशेंट वो बिल्कुल ठीक है मेरी ना, बिल्कुल उनको जो स्वेलिंग थी वो सारी सबसाइड कर गई। और हाँ। उनको दाग होता था, जो छोटे जॉइंट थे ना उसमें बर्निंग होती थी, इचिंग होती थी। वही तो, आपने बहुत अच्छे से वो किया। डायग्नोज करना बहुत जरूरी होता है। फिर डायग्नोसिस अगर परफेक्ट हो गया, अगर डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप ना उपशय अनुपशय से हमें पता चल जाता है। जी ठीक है। और किसी को कुछ बताना है? कोई कुछ अनुभव बताना चाहते हैं तो बताइए। डॉक्टर आशा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं तो मैं बताऊंगा बहुत सारी बातें। आशा मैम, कुछ बोलना चाहती हैं आप? नहीं बोलना चाहती हैं तो आप सुनिए। अभी ना मैंने आमवात का बता दिया, अब मैं वातरक्त का बताता हूँ। वातरक्त का जो पेशेंट होते हैं ना, उसमें वायु, स्वतंत्र रूप से वायु और रक्त दोनों की दृष्टि होती है। और वातरक्त जो रहता है ना, उसको हमें रक्तगत वात, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी इसका पहले मैं ये बताता हूँ कि वातरक्त जो रहता है वो उत्तान और गंभीर, ये दो टाइप का बताया है। उत्तान वातरक्त त्वचा और मांस के आश्रय में होता है। गंभीर वातरक्त मेद धातु, अस्थि धातु और मज्जा तक चला जाता है। उत्तान वातरक्त जो रहता है उसमें कंडू रहेगा, खुजली रहेगा, बर्निंग रहेगा, दाह रहेगा, पेन होगा, रुझा होगा और तोदवत वेदना, सुई चुभोने की तरह वेदना, स्फुरन होगा और आयास होगा। वहां पे मतलब स्टिफनेस बहुत ज्यादा रहती है। त्वचा काले रंग की होती है, त्वचा कृष्ण वर्ण की होती है। गंभीर वातरक्त अगर देखेंगे तो शोथ होगा, काठिन्यता बहुत ज्यादा होगी, स्टिफनेस, और वहां हार्ड हो जाता है जॉइंट्स। वेदना दिख के बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। वहां पे बोला है मुशिक दंशवत वेदना, जिस तरह से चूहे ने काट दिया, इतना सीवियर पेन होता है। वेदना दिख के होता है, दाह होता है। अब जहां पर भी दाह है और रेडनेस है तो वो गाउटी अर्थराइटिस होता है। और आजकल तो मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन में हम पायरुविक एसिड, यूरिक एसिड, ये हम डायग्नोज कर सकते हैं। स्फुरन होता है, पाक होता है। संधि, अस्थि, मज्जा में टूटने जैसी भयंकर वेदना होती है। कई बार वेदना अकस्मात होती है और वहां पे सुक्ति आती है, मतलब वहां पे नमनेस आ जाता है। अवयवों की वक्रता होती है, डिफॉर्मिटी होती है, संधि वक्रता। और वहां पे वो जो ऐसे गांठ टाइप आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? नोड्यूल्स। गाउटी अर्थराइटिस के नोड्यूल्स। हाँ, ट्रॉफी नोड्यूल्स ऐसे दिखाई देने लगते हैं। पांगुल्यता और खंजता ये भी आने लगते हैं। आप मैम वो नोड्यूल्स के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे क्या होता है? डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आपने देखे हैं? सोचिए सर मत, मैंने, बताइए। हाँ मैंने हाँ देखे हैं सर, पर मैं ना ऐसे नहीं देखे। उसमें सर वो होता है ना, क्रिस्टल्स होते हैं ना यूरिक एसिड की, वो जाकर के संधियों में कलेक्ट हो जाते हैं।
और फिर वो उसके बाद धीरे 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 वो फूलने लगती हैं संधियां, और फिर क्या होता है, वो धीरे 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 घाव जैसे ही बनने लगते हैं। और जब वो धीरे धीरे घाव बनने लगते हैं तो पूरी की पूरी संधियां रेड कलर की हो जाती है, और वो टेढ़ी, जैसे आम बात में नहीं हो जाता है नेक स्वैन नेक डिफॉर्मिटी, उस टाइप की भी हो जाती है सर संधियां। ऐसा देखा है मैंने, पर और मैंने दूसरा ठीक नहीं की। दूसरा बात है कि क्वेश्चन आता है कि यूरिक एसिड का क्रिस्टल्स अगर हो गया है तो आयुर्वेद में कैसे रहे? तो इसमें सबसे बेस्ट है तिक्तक क्षीर बस्ती दे दीजिए। वो पूरा यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो नमक जैसे ज्वाइंट ग्रेटर टो में जमा हो गए, वो तिक्तक क्षीर बस्ती की जो द्रव्य है वो पूरा डिजोल्व कर देता है। मतलब मैंने किया है इसलिए मुझे मालूम है, 1% भी नहीं रहता। तिक्तक क्षीर बस्ती इतना बढ़िया है इसमें। और कैशोर गोकुल और संशमनी वटी गुडुची के कल्प सब अच्छे हैं वहां पे। और रक्त मोक्षण। किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर अनुरिता मैम इतनी अच्छी डॉक्टर है, आप कुछ बताइए। वातरक के गाउटी अर्थराइटिस का कुछ एक्सपीरियंस बताइए, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। अनुरिता मैम सुन पा रही हैं? शायद ट्रैवल कर रही हैं। कोई कुछ बोलना चाहता है तो बताइए आप लोग, नहीं तो मैं बताऊंगा। केवल मैं ही बताऊंगा तो फिर वो कुछ मतलब नहीं है। कुछ और बताना चाहे तो बताइए। अनुरिता मैम सुन पा रही हैं क्या? सर मैं एक्चुअली बोलूंगी तो डिस्टरबेंस आएगा। मैं सुन रही हूँ सर, सेटल लेकिन होती आप मैं बताइए, आपको गाउटी अर्थराइटिस का क्या देखा है आपने? देख सिम्टम्स बताइए। सारे देखे हैं सर मैंने, जो आपने बताया नोडुलर है, उसके बाद में जहाँ पे यूरिक एसिड नहीं इन्वॉल्व है वहां पे भी गाउटी अर्थराइटिस देखा है। बस थोड़ा सा एक 15-20 मिनट में मैं सिर्फ सेशन सुन रही थी। हाँ एक्चुअली अनम्यूट नहीं हो पा रही थी मैं, कोई बात नहीं। गाड़ी आप चल कितना मेहनती है, और आपके जैसा ना होनहार लड़की आयुष दर्पण पे कोई नहीं है, जो आप नहीं इतना सर आईसीयू ऐसा मैनेज कुछ करती है। आप खेलती कूदती है, फैमिली को संभालती है, इन लॉज को संभालती है, इतना अच्छी है आप। और नेचर से भी अच्छी है, डाउन टू अर्थ है, थोड़ा भी घमंड नहीं है। ये तो एक डॉक्टर की बहुत अच्छी निशानी है, बहुत अच्छी है आप। ठीक है। और डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं तो मैं बताऊंगा। इसमें देखिए, वाताधिक अगर वातरक्त होता है जिसमें वायु का डोमिनेंस है और ऐसा वातरक्त है, तो इसमें शूल स्फुरण और शोथ ये सब ज्यादा होगा। और संधि प्रदेशों में जो शोथ होगा वो ब्लैक कलर का होगा। रुक्षता बहुत ज्यादा होगी क्योंकि वायु का उसमें डोमिनेंस है। और दूसरा क्या होता है कि कालापन ज्यादा रहता है, धमनियों में संकोच बहुत ज्यादा रहेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा रहता है, पर्व संधियों में भी संकोच उत्पन्न हो जाता है। और सर्वांग ग्रह मतलब पूरा बॉडी अकड़ गया है ऐसा फील होगा, अंग मर्द होगा। और पेशेंट को ठंडे पदार्थों से द्वेष होगा क्योंकि वाताधिक है। तो वहां पे उसको ठंडी चीजें आप फ्रिज का देंगे ना, कुछ भी चीज या कोल्ड ड्रिंक देंगे, उसका पेन एग्रेवेट हो जाता है। एसी में रखेंगे तो उसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मतलब ठंडी उसको बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। और शीत से अनुशय मिलता है, और शरीर में स्तंभ कंप और स्पर्श हानि ये लक्षण मिलते हैं। अब दूसरा है पित्ताधिक। अगर पित्त का वाला ज्यादा डोमिनेंस है और कुछ इसमें ऐसे है तो इसमें दाह होगा, बर्निंग ज्यादा होगा। फिर वेदना होगी, स्पर्शासत होगा, तृष्णाधिक्य होगा, पाक और कोत होगा। अगर पित्त का डोमिनेंस वाला बात रखते हैं तो कोत मतलब सडन भी होगा और पचेगा। मतलब वहां पे ऐसे कुछ तो ऐसे व्रण शोथ इस तरह से सिम्टम्स आएंगे। ठीक है। आप लोगों ने ऐसे देखे पित्ताधिक वातरक्त जो मैं बता रहा हूँ, जलन ज्यादा होता है, अवयव शुष्कता होती है, अवयव वहां के कुछ ज्वाइंट्स है सूखने लगते हैं, इतना ज्यादा पित्त की वजह से वहां पे पाक हो जाता है, सूख जाता है। डॉक्टर आदित्य सर आप कुछ बताना चाहेंगे ऐसे गाउटी अर्थराइटिस के फेलेंजेस में आपने कुछ देखे ऐसे? सर मैंने कम केसेस ट्रीट किए जो ल्यूकेमिया के साथ जिनको आर्थराइटिस होती है उन्हीं को मोस्टली ट्रीट किया सर। जी ठीक है। आप लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से भी सर सोचिए, फिर आपको और मजा आएगा। ठीक है सर। मतलब वाताधिक वातरक, पित्ताधिक वातरक, रक्ताधिक वातरक। रक्ताधिक वातरक में क्या होता है कि शोथ और वेदना काफी अधिक होती है। शोथ रेड कलर का आरक्त वर्ण का होता है, सुई चुभोने की तरफ वेदना बहुत ज्यादा होती है, सिवियर पेन होती है, वायु से भी होती है। और यहाँ पे कंडू और आर्द्रता होती है, दौर्बल्यता होती है। और इसमें स्निग्ध चिकित्सा करें तब भी उपशम नहीं मिलता है, रुक्ष चिकित्सा करें तब भी उपशम नहीं मिलता है। मतलब आप नाड़ी स्वेद करिए, अभ्यंग करिए, नहीं मिलेगा। इसमें चिकित्सा क्या करना पड़ता है, जो रक्ताधिक वात रक्त है, इसमें रक्त का डोमिनेंस है, वहां पे रक्त मोक्षण ही सबसे बेस्ट है। आप जलौका लगा दीजिए,
उंगलियों में, तो जलौका अशुद्ध तब भी फायदा होगा, जो रक्ताधिक वात रक्त होता है। तो अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा प्रसारणी तेल या कोई भी तेल से, बस्ती से, घबराइए मत, वात रक्त में आप रक्त मोक्षण पहले कर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर ये रक्त मोक्षण सर कभी इस पे भी थोड़ा सा सेशन ले लीजिएगा एक बार सर, रक्त मोक्ष किस सही से। मैं तो हमेशा करते रहता हूँ, मैं अपने पापा को भी किया। मेरे पापा का क्या हो रहा था कि वहां तक ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा था, तो वो स्लफ जमा हो रहा था। मैंने जी सर। 5 जलौका लगाई वहां पे और ब्लड जी सर। सर्कुलेट होने लगा, बहुत अच्छा फायदा हुआ। मैं रक्त और सर मोक्षण दिखा दूंगा लाइव। मैंने जी बहुत सर, वो उसको मतलब लीचेस का, जलौका का ख्याल कैसे रखते हैं, उनको निकालते कैसे लगाने के बाद, उनका हाँ ब्रीडिंग, उनको इन्फेक्शन ना हो जैसे हाँ उस टाइप से। हाँ, ठीक है, मैं दिखाऊंगा। सर इसमें क्या उंगलियां भी गलती हैं क्या, कुछ ऐसा है? हाँ, अवयव शुष्कता होती है, अगर पित्ताधिक होगा ना तो हाँ अवयव शुष्क होने लगे, सूखने हाँ, लगे। वो मैंने वही जो आप अभी बता रहे थे ना, रक्ताधिक्य वाली, वही केस देखा था मैंने, उसमें उंगलियां भी गल रही थी, गल रही देखा थी ना, मैंने। हाँ। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, तिक्तक क्षीर बस्ती में घी ज्यादा डालना पड़ेगा, तब वो पित्त का शमन होगा और स्नेहन होगा, तभी वो फायदा होगा। ठीक है, एक कफाधिक वात रक्त भी बताया है माधव निदान में, इसमें खुजली बहुत ज्यादा आती है और स्थैमित्य। कफाधिक है तो वहां पे गीले कपड़े से लपेट दिया, इस तरह से स्थैमित्य होगा, कंडू बहुत ज्यादा होगा, खुजली होता है। गाउटी अर्थराइटिस है, ठीक है, लेकिन वहां पे खुजली बहुत ज्यादा हो रही है और सुप्ति, नमनेस बहुत रहता है, शैत्यता, ठंडापन, गर्मी तो लगेगा लेकिन ठंडापन भी लगेगा, और स्निग्धता रहती है, अंग गुरुता, गौरव, ऐसे सिम्टम्स रहते हैं। तो आप लोग देखिए और डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना सीखिए। पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट लेके आता है कि यूरिक एसिड बढ़ा है, गाउटी अर्थराइटिस है, तो आप क्या करेंगे, आप देखिए कि वाताधिक है क्या, पित्ताधिक है क्या, कफाधिक है क्या, मतलब किस तरह का है, और हमें क्या लाइन अप, क्योंकि हर जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस रहता है तो ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है, सभी में एक ही चीज नहीं देना है। कोई भी पेशेंट है तो एक फॉर्मूला देके सभी को करो, ऐसा नहीं, हर पेशेंट अलग होता है, कौन से दोष दूष्य समूर्चना है उसको देखना पड़ता है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, आप लोगों ने पेशेंट देखे हैं, कुछ अनुभव है तो। डॉक्टर अंजना मैम या कुछ बताना चाहती हैं? अंजना मैम, आपने पेशेंट देखे हैं ऐसे? मैम शायद बिजी हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं सर? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर बोल रहे थे कि वात रक्त में सर जो है रक्त मोचन करना है तो हाथ से मतलब उंगली से करना है या सीरा वेद भी कर सकते हैं क्या सर? सिरा वेद भी करते हैं ना सर, और जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है, अगर वात रक्त में करें जहाँ अफेक्टेड एरिया वहीं पे जलौका लगाइए। अगर सर जलोका का अगर नहीं हो तो मतलब तत्काल मैनेजमेंट के लिए मतलब जो है उसको सिरिंज से भी निकाला जा सकता है क्या सीरा वेद? 100% बहुत अच्छा फायदा होता है, सिरिंज से निकालते हैं सिरा वेद कर। आजकल तो लोग क्या करते हैं कि कट कर देते हैं, वहां जलौका को लगा देते हैं, लेकिन वो गलत होता है जी। जलौका खुद लगनी चाहिए। सर उसमें कितने अमाउंट तक अगर सिरिंज से निकालना होगा तो कितने अमाउंट तक निकालेंगे ब्लड? क्योंकि जलौका में तो वो पीती है, फिर उसके बाद शायद कुछ देर बाद हम लोग उसको डाल के छुड़ा देते हैं। 5 ml, 1 ml, अब उसका एचपी लेवल कितना है और कितना व्याधि की व्याप्ति है उस पे। कभी भी रक्त मोक्षण करे तो पहले घृतपान करा दीजिए 1 दिन पहले, ताकि बात का प्रकोप ना हो। 1 ml, 2 ml, 5 ml, मैक्सिमम 5 ml, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ज्यादा रक्त का क्षय करेंगे आप लोग, निकालेंगे तो वायु का प्रकोप और क्या, ज्वाइंट पेन और बढ़ जाएगा जी। हाँ, कम ही निकलना चाहिए, 1 ml तक सफिशिएंट होता है, थोड़ा सा रक्त निकाल दिया ना तो ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है फिर। ठीक है, मैं एक और चीज बताता हूँ, संधिगत वात, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसके बारे में चरक संहिता में क्या बताया कि इसमें हेतु सेवन होता है, वात का प्रकोप होता है, वहां पे संधियों में रुक्षता, परुषता और खरता बढ़ जाता है, रिक्त स्थान जहाँ पे श्लेषक कफ जो है ज्वाइंट्स में, जो लुब्रिकेशन है साइनोवियल फ्लूइड का, वो कम होने लगता है, उसके वजह से क्या होता है कि वायु घुस जाते हैं वहां पे, एयर मॉलिक्यूल जाके ड्राइनेस करते हैं वहां पे, और उसके वजह से धातु क्षयजन्य, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला है, धातु क्षयजन्य संधिगत वात हो जाता है। तो इसमें क्या रहता है, तो वेदना और शोथ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको संधिवात कहते हैं। और संधिशूल, संधिशोथ, संधिशूल मतलब पेन, शोथ मतलब इंफ्लेमेशन, सूजन, ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। और संधिगत वात में
संधियों की क्रिया के समय आवाज आती है, जिसको क्रिपिटेशन बोलते हैं, कट कट आवाज आती है। अब ये कट कट आवाज ऐसा भी हो सकता है कि लिगामेंट्स का साइड का भी हो सकता है, वो भी आवाज कट कट हो सकती है नॉर्मली जिसको आती है। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि दो जो यहाँ पे जो बोन है उनके बीच में घर्षण हो रहा है क्या, उसकी वजह से क्रिपिटेशन हो रहा है क्या, वो डायग्नोस करना होगा। और क्रियाओं में मर्यादा आती है और स्पेस कम हो जाता है, जो ज्वाइंट्स के अंदर का स्पेस होता है वो कम हो जाता है। और ये बड़े संधियों से ऐसा माना गया है, छोटे संधियों में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है कि स्त्रोतोरोध प्रधान संधिगत वात, एक तो धातुक्षयजन्य मैंने बताया कि वायु का प्रकोप हो गया, रुक्षता हो गया, धातुक्षयजन्य संप्राप्ति वाला संधिगत वात। दूसरा स्त्रोतोरोध प्रधान, इसमें क्या रहता है कि स्त्रोतोरोध प्रधान तो आम बात है, तो इसमें आम दोष की उत्पत्ति होती है, स्त्रोतोरोध होता है, स्त्रोतस अवरुद्ध हो जाते हैं, वात का विमार्गमन होता है, साम वायु जो है वो संधि स्थान पे आके स्थान संचय करता है, और उसकी वजह से स्त्रोतोरोध प्रधान आम बात जन्य संधिगत बात होता है। इसमें आम बात रहता है स्त्रोतोरोध जन्य। ठीक है, आप लोग कुछ बताइए। कंचन मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? मैं बार बार कंचन मैम को बुलाता हूँ। जी सर। हाँ, आपका इतना अनुभव है, आप क्या दवाई देती हैं आम बात के पेशेंट को और संधिगत वात के पेशेंट को, क्या देती हैं दवाई? सर संधिगत वात में तो मोस्टली जैसे सामावस्था अगर है वहाँ पे तो मैं महायोगराज चलाती हूँ, और अगर निराम लग रहा है मुझे वहाँ पे योगराज चला देती हूँ, और पीड़ांतक वटी तो दोनों केस में मैं चलाती हूँ। और जैसे समझो अभी डिजेनरेटिव चेंजेस वाला अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस आ रहा है तो वहाँ पे लाक्षादी का बहुत अच्छा रोल मिलता है सर। और महावात विध्वंस है, जैसे प्रवाल पिष्टि है, गोदंती भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, ये कॉमनली ऐड कर देते हैं। चंद्रप्रभा वटी का भी बहुत अच्छा रोल मिलता है, और हम वहाँ पे अभ्यंग करें और मतलब स्नेह स्वेदन करें वहाँ पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। और बहुत मतलब ऐसे, पर हमको ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल पेशेंट बोले 8 दिन में पेन चला जाए, ऐसे नहीं होता है। उसे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, जैसे शुरू एकदम अभी एक्यूट मतलब क्रॉनिक है काफी, तो हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी 3 महीना 6 महीना, और बिल्कुल अभी अभी शुरुआत है तो हो सकता है कि वो पेशेंट को 1 महीने में ही रिजल्ट आ जाए पूरा अच्छे से। तो फिर हम उनको बस समझाते रहना पड़ता है कि आपको बस आपका खाना पीना वगैरह सब हेल्दी लाइफस्टाइल है, व्यायाम है, थोड़ा सा एक्सरसाइज प्राणायाम है, इनके लिए थोड़ा इनकरेज करते हैं सर, और काफी अच्छे से वो पूरे ठीक हो जाते हैं सर पेशेंट। डिजेनरेटिव वाले थोड़े से टाइम लगता है, उनको लगता है कि बिल्कुल 100% अभी के अभी ठीक हो जाए, पर उनमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है सर। हो सकता है कभी कभी 1 साल भी जाता है, कभी 6 महीना भी जाता है, पर बहुत अच्छे से ट्रीट हो जाते हैं। मतलब मैंने एक पेशेंट जो था मेरा कि उसे सर्जिकल ट्रीटमेंट ही बोला था, मतलब नी रिप्लेस करने के लिए बोला था। तो उनको सर मैं ट्रीट कर रही थी मेडिसिन से, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था, 3 महीने हो गए थे पूरे, पर इतने पास में आ गए थे, तो दोनों जॉइंट मतलब जो नी के जो दोनों हड्डियां है वो काफी पास में आ गई थी। ऐसे मुझे भी लग रहा था कि यहाँ पे सर्जरी होनी चाहिए, पर पेशेंट बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं था। तो सर का मैं जैसे नवीन सर के मर्म क्लासेस चालू थे, तब मैंने उनपे मर्म ट्रीटमेंट जानू मर्म चालू किया था, और उनको मैंने बिल्कुल जैसे रेगुलर फॉलोअप के लिए बुलाती थी मैं हर महीने। तो मैंने 3 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट देखा कि विद मेडिसिन वो मर्म थेरेपी हो रही है। अभी पेशेंट मेरे पास कल ही आके गया सर, और इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट है कि मतलब जो ऐसे पूरा टेढ़ा लगता था ना पैर, जैसे कभी कभी हम देखते हैं पेशेंट को खड़ा करने के बाद पैर ऐसे गोल टाइप, मतलब साइड में ऐसे झुके हुए से लगते हैं, जैसे स्ट्रेट होने चाहिए तो वो झुके हुए से लगते हैं। तो एक पैर मुझे लग रहा था पूरा 90% अभी ठीक हो गया है, एक साइड का जो पैर है वो वहां पे थोड़ा सा कर्व मुझे वहां पे लग रहा था, पर मैंने एक्सरे करके तो नहीं देखा है। मैंने उनको बोला कि आप ठीक हो ना, तो बोले 90% मैं पूरा ठीक हूँ, अभी मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि जाके सर्जरी करने की जरूरत है। तो मैंने उनको थोड़ी रिक्वेस्ट की कि हम देखना चाहेंगे, आप एक्सरे करा लेना एक बार कि कितना रिजल्ट है। क्योंकि हम क्या होता है ना कि पेशेंट आता है, पेशेंट बोलता है ठीक हो गया, हम छोड़ देते हैं, पर हमारे पास कोई एविडेंस तो होनी चाहिए कि हमने इसको ठीक किया है, तो हम हड्डी को भी अंदर से ठीक कर पाया है या नहीं कर पाए, हम सिम्टोमेटिक रिजल्ट दे पाए हैं। तो मुझे ये केस में लग रहा है सर कि मैंने अंदर से भी उसको ठीक किया है। तो एक्सरे अगर इसका आ जाता है तो मैं जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ सर। मैम इसमें आपने क्या ट्रीटमेंट दी थी ये नी रिप्लेसमेंट वाले में? ये नी रिप्लेसमेंट वाले में जैसे मैंने ये ओल्ड एज पेशेंट है,
71 समथिंग। तो यहाँ पे मैंने लाक्षादि गुगुल, चंद्रप्रभावटी, पीड़ांतकवटी चलाई थी, दशमूलारिष्ट भी दिया था मैंने। और यहाँ पे पहले शुरू में बहुत सीवियर पेन था तो मैंने पीड़ांतक गोल्ड भी चलाई थी 2 महीना करीब करीब। और वहाँ पे महावात विध्वंस है, प्रवाल पिष्टि, जैसे अभी बताया था ना मैंने, सभी गोदंती है, स्वर्णमाक्षिक है, तो ये सब मेडिसिन चलाई थी। और जानू मर्म स्टिमुलेशन बोला है तो रेगुलरली अभी भी कर रहे हैं, 2 टाइम कर रहे हैं, पर रेगुलर रखने के लिए बोला है मैंने कि एटलीस्ट ये करते रहो। अभी तो बहुत कम मेडिसिन पे है वो, मतलब मैंने उनको एक ऑस्टियोग्रिड करके टैबलेट आ रही है तो वो एक टैबलेट पे ही रखा है, उसके साथ मैंने अश्वगंधा दे के रखा है मैंने। बाकी सब मेडिसिन अभी पूरी बंद कर रखी है, और जानू मर्म स्टिमुलेशन और ये 2 टैबलेट्स चालू है बस। मैम आपने इसमें मर्म स्टार्टिंग से ही रखा था क्या जब ट्रीटमेंट शुरू? नहीं मैम, वहाँ जहाँ पे मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था और मैंने जब क्लासेस ज्वाइन किए थे सर से, तो सर सिखा रहे थे तो मैंने तब हर एक पेशेंट में मुझे जहाँ पे भी मर्म स्टिमुलेशन करने मिल रहा था मैंने सब पेशेंट में किया। तो मुझे ये पेशेंट मिला था तो मैंने बोला चलो करके देखते हैं, मुझे अच्छा रिजल्ट आया। फिर बाकी भी जो भी पेशेंट आ रहे थे मैंने नी के लिए मैंने हर एक को मर्म सिखाया, जानू मर्म सिखाया। बाकी फ्रोजन शोल्डर के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले मुझे मर्मा के, मतलब मर्मा के रिजल्ट बहुत ही अच्छा है बाद में भी, मतलब बाकी पेशेंट में भी। पर ये पेशेंट में मुझे टिपिकल बोलना इसलिए था क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि उसकी हड्डियां भी नॉर्मल होना स्टार्ट हुई है। बाकी लोग किसी ना रिलीजियसली नहीं करते हैं, सीखते हैं, हम इतना मेहनत से सिखाते भी है, वो करते नहीं है, पर रहा है और अभी भी कर रहा है। अच्छा, आप कंचन मैम, आपने सुबह मेरे पापा का वो देखा था ना पैरों का, तो आपने कहा था कि नीचे भी आना चाहिए ग्रेनुलेशन टिश्यू। तो मैंने आपकी बात सुन के अपने पापा को ना मैंने 7 घंटे जात्यादि तेल में डुबा के रखा। जी तो सर। क्या चेंजेस है आपको मैंने फोटो भेजा है व्हाट्सएप पे, आप देख के फिर मुझे बताइएगा। जी सर पक्का। 7 घंटा तेल में डुबा के रखने से क्या रिजल्ट, और ये प्रत्यक्ष दिख रहा है, मैं बाकी लोगों को भी दिखाऊंगा, लेकिन आप कंचन मैम देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। जी सर, हमें भी दिखाइए सर। अभी पहले कंचन मैम से मैं रिव्यू लेता हूँ रोज का रोज कि कंचन मैम, क्योंकि फर्स्ट दिन से देख रही है ना, तो उनको पता चल रहा है फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर उनको ठीक होना ही है, आप इतना मेहनत कर रहे हो ना तो उनको 7 ठीक घंटा होना ही है बिल्कुल। और पेन एकदम 0 हो गया, उनका पेन अब नहीं है। आप एक बार देखिए तो कंचन मैम, फिर आप बताइएगा। देखती हूँ मैं। ठीक है, बाकी लोगों को कुछ बोलना है क्या आप लोगों को? नहीं तो हम लोग बाद में बात करेंगे। वात रक्त में अग्निकर्म कर सकते हैं? वात रक्त में अग्निकर्म बिल्कुल नहीं, निषेध है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आम वात में कर सकते हैं, वात रक्त में बिल्कुल नहीं करना है। ओके ठीक है, तो आप लोग कितने अच्छे पवित्र आत्माएं कि मतलब इतना अच्छा पढ़ाई करते हैं, इतना अच्छा। और मुझे ना अपने पापा का ट्रीटमेंट करने से एक चीज पता चला कि जो नॉन हीलिंग वुंड्स होते हैं उनको हम हीलिंग वुंड्स में कन्वर्ट करके और हील कर सकते हैं। ये मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं भगवान का थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे कुछ चीज सीखने को मिला। जी सर बहुत अच्छा, मैंने जो सुबह देखा था और इसमें काफी डिफरेंस लग रहा है सर। मतलब 7 घंटा जो ऑयल में गया है ना पैर, बहुत तो मुझे लग रहा है कि अभी कल तक तो उसमें और ग्रेनुलेशन हो जाएगा मॉर्निंग तक। और मैंने क्या लॉजिक लगाया कि अचार होता है हमारा, तो लोंचे अचार होता है वो तेल में ही रहता है, तो कितना अच्छा मतलब पक जाता है, तो हम क्यों ना तेल में डुबा के रखें बहुत देर तक पैरों को। तो हाँ, ये मैंने सोचा। पहले के जमाने में भी समझो जैसे जो हम शव रहते थे तो उनको भी वो खराब नहीं होना, इसलिए वो तेल की द्रोणी में डाल के रखते थे सर। हाँ, दशरथ जी का जो था ना बॉडी, भरत जी वहां गए थे अपने ननिहाल में, तो दशरथ जी का बॉडी को तेल द्रोणी में रखा गया था। मतलब वो खराब नहीं हो इसलिए, मतलब यहाँ पे अगर टिश्यूज खराब हो रहे तो हम इसको रीजनरेट करने के लिए, अगर वो बाकी के टिश्यूज खराब नहीं हो इसके लिए तो बहुत ही अच्छा, मतलब आपने सोचा भी बहुत अच्छा और आपने अप्लाई किया सर। सबसे पहले बड़ी बात होती है कि आप अप्लाई कर रहे हो, तो जो अप्लाई कर रहे हो ना बिल्कुल वैसे ही जाना सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, अभी मैं सबको दिखाऊंगा फर्स्ट डे से मैंने रक्त मोक्षण कैसे किया, क्या क्या किया, सब मैं दिखाऊंगा। अभी पहले हो जाने दीजिए, पूरा सबको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर 8:15 बजे मिलेंगे। सभी लोगों का थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू सर।